जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। वर्तिका, शिवम, जयसरन, सुमित, शैलेश, लक्ष्मी, वर्षा, श्रवण, अंकुश, अदिति, रवि, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम आ चुके हैं भारत में कि अंग्रेज अंग्रेज जो है प्यारे बच्चे, भारत में जो ब्रिटिशियर्स थे वो क्या कर रहे हैं, अपने पैरों को फैला रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया कि इन्होंने कर्नाटक से युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध कब लड़ा इन्होंने, आपका 1746 से 48। एक्सला सेपेल की संधि हुई, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच का एक युद्ध था। इसके बाद में ये भिड़ गए 1749 से 54 के बीच में। पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, उसके बाद में फिर तीसरा युद्ध इनका हुआ जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा मानते हैं, 1758 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध हमारा 1756 से 1763 था। और इसमें जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की हुई। ठीक है, आगे उसी चीज को हम बढ़ाएंगे। अब अंग्रेज अपने साम्राज्य का और प्रसार करेंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चे आंगल मैसूर युद्ध आते हैं जिनकी संख्या है 4। क्या बोलोगे? अब इन्होंने किससे युद्ध लड़े हैं? आपका एक तो हुए कर्नाटक। और प्यारे बच्चे, कर्नाटक से जो इन्होंने युद्ध लड़े, ये लड़े हैं आपका कब, अगर मैं बात करूं 1746 से 48। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने युद्ध लड़ा 1749 से 54। और इसके बाद 1758 से 63। ठीक है, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों का था, 1756 से 63। अब दरअसल में ये कर्नाटक के दक्षिण में था आपका मैसूर। हालांकि कर्नाटक का पुराना नाम ही हम मैसूर कहते हैं। तो महाराष्ट्र के नीचे प्यारे बच्चे जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो साउदर्न पार्ट था, जो दक्षिणी भाग था, वही मैसूर था। क्या था? मैसूर। तो अब अंग्रेज इधर तो फतेह कर चुके, अब आगे बढ़ दिए किधर, दक्षिण पार्ट की तरफ। अब ये दक्षिण वाले कहां से आए? दरअसल में जब विजयनगर साम्राज्य, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे भैया आपने हमें बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, एक आपका अगर बोलेंगे राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई हुई। ठीक है, आपका जिसको हम बोलते हैं कि उस युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बात को समझे? क्या बोलेंगे? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में, तो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया तो यहां पर मैसूर में एक शासक था, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। क्या नाम है? चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का कृष्णराज द्वितीय को हटा करके 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना। हैदर अली, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना। 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया, यानी कि सुल्तान क्या था भैया, इसी का प्रधानमंत्री बना। इसका प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना चिक्का कृष्णराज द्वितीय का। और बाद में प्यारे बच्चे 1776 में इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बात है कि राज कौन कर रहा था, मैसूर पर थे हैदर अली। अंग्रेजों की नजर गई मैसूर पर, तो अंग्रेज यहां पर आकर के भिड़ गए किससे, आपका मैसूर से। और 4 युद्ध हुए हैं ये। पहला हुआ 1767 से 69, क्योंकि आप देखोगे अंग्रेज यहां से फ्री हो चुके हैं, उत्तरी भाग को जीत चुके। अब अंग्रेज आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे बढ़े तो पहला आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच में। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? चलो, हैदर अली और इधर अंग्रेज अधिकारी कौन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था वेरेलस्ट। क्या हुआ होगा पहले युद्ध में, सोचो। अब एक बात देखोगे भैया जी, विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध से हुआ। तालीकोटा के युद्ध को ही प्यारे बच्चे हम राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई बोलते हैं मेरे दोस्त। आइए वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, आप तब जानेंगे। तो हैदर अली और वेरेलस्ट, अब समझो इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो पहली बार आप देखोगे कि भैया अंग्रेज शुरुआत में हमेशा हारे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने फिर संधियां करके चालाकी से तब जीत हासिल की। ठीक है, क्या बोलोगे? हैदर अली और वेरेलस्ट के प्यारे बच्चे, हैदर अली और वेरेलस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है, वेरेलस्ट क्या हो गया, हारा। जीत किसकी हुई?
हैदर अली की, क्योंकि हैदर अली के साथ में भारत की ताकतें कौन कौन सी थी? मराठा और हैदराबाद के निजाम। मराठा और हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने साथ दिया किसका? हैदर अली का। हैदर अली बड़े आराम से जीत गया। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चे मद्रास की संधि हुई, तो मद्रास की संधि में नुकसान किसको हुआ होगा? अंग्रेजों को। तो हमेशा अगर हम बात करें हैदर अली, मराठे और निजाम रहते तो क्या अंग्रेज कब्जा कर पाते? नहीं, नहीं कर पाते। पंखा बंद कर दो, इसकी वजह से लाइट का वो होता है। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मराठों ने किस पर? मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से समझे, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। क्या बोलोगे? अब इंपोर्टेंट समझेंगे। इस मद्रास की संधि में क्या कहा? टीपू जीत चुका है, सॉरी हैदर अली जीत चुका है, टीपू के पिताजी जीत चुके हैं। तो हैदर अली ने अंग्रेजों से एक प्रॉमिस लिया कि कभी भी मुझे जरूरत होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा मेरी सहायता करेगी। अच्छा, तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया और मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया अपने आंतरिक कलह के चलते हुए। यहां पर देखेंगे 1773 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जो अधीन था माहे, माहे आज आप पढ़ते होंगे पांडिचेरी में है, जो यूटी है उसका माहे, माहे को अपने कब्जे में ले लिया। यानी एक तो साथ नहीं दिया और साथ में ये जो माहे है, जो क्षेत्र में लगता था आपके प्रभाव में था हैदर अली के, उसको भी कब्जे में कर लिया। तो यहां पर एक त्रिगुट संधि हुई। क्या हुई है? त्रिगुट संधि हुई। त्रिगुट संधि में क्या होता है प्यारे बच्चे? अब उधर तो फ्रांसीसियों का हिस्सा गया, तो मराठे, निजाम और अंग्रेज एक साथ मिल गए। ये क्यों मिले भैया? क्योंकि आप लोगों ने देखा पहले युद्ध को जैसे ही हैदर अली जीता उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो जब प्रतिष्ठा बढ़ी तो मराठों को यह स्वीकार नहीं हुआ और ना ही हैदराबाद के निजाम को यह स्वीकार हुआ, इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ मिल गई। और अंग्रेजों के साथ मिले तो ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चे, अब क्योंकि माहे पर किसका कंट्रोल हो चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो अब इसका प्रतिशोध लेता है कौन? आपका, अगर हम माहे की बात करें प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे आप? पांडिचेरी का क्षेत्र माहे। 1780 में इसका बदला लिया, हैदर ने अर्काट पर अधिकार कर लिया और बैली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है इसको बुरी तरह हराया। बोला तुमने हमारे माहे पर कंट्रोल किया, हम तुम्हारे अर्काट पर कंट्रोल करते हैं। अब अपना दिमाग लगाओ, अर्काट कहां था? फटाफट से बताएंगे। अर्काट किसकी राजधानी मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। तो मैंने बताया था जब अंग्रेज लड़ रहे थे आपका कर्नाटक में, तो उस समय आपका हेडक्वार्टर क्या हुआ करता था? कर्नाटकी शासन का आपका अर्काट हुआ करता था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भैया। तालीकोटा तो 1565 में हुआ। बेटा तुम पागल हो गए हो क्या? बार बार लगातार सब बोले जा रहे हैं। ललिता पांडे एक ही कमेंट है। तो किसी भी वंश का प्यारे बच्चे जब विजयनगर का अंत हुआ तो विजयनगर का पतन हुआ है। एकदम से विजयनगर साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। विजयनगर साम्राज्य उसके बाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा। विजयनगर का जब प्यारे बच्चे पतन हो गया उसके बाद में अंतिम शासक वहां पर चिक्का कृष्णराज द्वितीय थे। मैंने बोला ना वो मैं आपको विजयनगर में पढ़ाऊंगा, तब आप समझोगे। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर देते हुए अंबिका राणा जी एकदम सही उत्तर। वंदना वेरी गुड बच्चे। अंकित यादव वेरी गुड, यादव जी बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध। दूसरे आंगल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 चला। एक तरफ था इसमें हैदर अली, वीएस का क्या मतलब है? वर्सेज। देखना ध्यान से। आयरकूट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सिंधिया आप जानते हैं ये मराठे थे, और मराठों में ही भोसले और प्यारे बच्चे हैदराबाद के निजाम, ये किसके साथ चले गए? ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए। और यही वो मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आप को आगे बढ़ाने का। ध्यान से देखेंगे भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी तो फैलती ही जा रही है। हाँ जी, देखो दरअसल में मैं आपको अभी बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मजबूती से शासन शुरू हुआ वो 1764 बक्सर से शुरू हुआ। क्योंकि बक्सर में इन्होंने क्या किया, जो बंगाल वाला क्षेत्र था इसको जीत लिया। बंगाल वाले क्षेत्र को, बंगाल वाले क्षेत्र को जीतने के बाद में फिर इन्होंने उत्तरी कर्नाटक को जीत लिया, फिर दक्षिणी कर्नाटक की तरफ ये चले। अब ये युद्ध चल रहा है
किस किस के बीच में? हैदर अली और मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ है ये 1782 में हुआ और इसमें हैदर अली हार गया और युद्ध भूमि में मारा गया। कहां मारा गया? 1782 में हैदर अली युद्ध भूमि में मारा गया। बहुत बेहतरीन युद्ध लड़ रहा था, लेकिन युद्ध भूमि में जैसे ही ये मारा गया तो स्थिति कमजोर हो गई प्यारे बच्चे। किसकी? आपका मैसूर की। यहीं पर चार्ज लेता है इसका पुत्र, बीच में ही आता है फतेह अली। क्या नाम है पुत्र का? फतह अली। फतह अली, फतह अली जिसको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, तेरे मैसूर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया था। टीपू सुल्तान आकर के यहां पर चार्ज ले लेता है। भैया दिल्ली पर कौन है इस समय? दिल्ली पर आप सोचे कौन होगा? साल चल रहा है आपका प्यारे बच्चे, वर्ष चल रहा है आपका 1780। तो आप मुझे एक बार बताएं 1780 में दिल्ली की गद्दी पर कौन है? तो दिल्ली में तो मुगल थे और मुगलों ने तो इनको व्यापार के अधिकार दे ही रखे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ध्यान से देखें। तो 1782 में हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान चार्ज ले लेता है, क्योंकि पहला युद्ध जीत चुके हैं ये। पहला युद्ध तो कौन जीता था? मैसूर जीता था। आगे आएंगे। तो 1784 में दोनों की हालत ऐसी हो गई, लड़ते लड़ते कैसी हालत हो गई कि ना तो युद्ध को चला पा रहा था आपका प्यारे बच्चे कौन? टीपू सुल्तान आगे, और ना ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हिम्मत थी कि वो इस युद्ध को और आगे चला सके। तो दोनों ने आपस में संधि कर ली, ट्रीटी कर ली। 1784 बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, हो सकता है आपके किसी एक सेट में पूछा जाए। 1784 मंगलौर की संधि, सबने अपने अपने क्षेत्र वापस कर दिए। यानी कि क्या हुआ? मैसूर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीता वो वापस, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मैसूर का जीता वो वापस। बहुत बढ़िया, बहुत गजब उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया है। इस समय दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम था, क्योंकि वो 1760 से 1806 है। इनको बोलते बहुत अच्छे छात्र। शाह आलम द्वितीय था। तो मंगलौर की संधि में अंग्रेजों की तरफ से हेस्टिंग्स था और सभी क्षेत्र क्या कर दिए गए? वापस कर दिए गए। आगे आएंगे। फिर तीसरा युद्ध हुआ है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92। 3 चरणों में लड़ा गया। शुरुआती 2 चरणों में टीपू सुल्तान बहुत आगे रहे, लेकिन अंत में जैसे ही कार्नवालिस की एंट्री हुई और इस युद्ध को लड़ते लड़ते कमजोर हो चुके टीपू सुल्तान इस युद्ध को हार गए। टीपू सुल्तान क्या हुआ? पराजित हुआ। तो कितने युद्ध हो गए? 3 युद्ध हो गए। और इस तीसरे युद्ध के बाद में हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू को अपना 50% क्षेत्र देना पड़ा अंग्रेजों को, जिसके लिए कई बार आता है कि उत्तरी जो श्रीरंगपट्टनम था उसका तो इसने 1/3 भाग दिया, और पश्चिमी श्रीरंगपट्टनम का इसने 50% भाग। यहां देखना ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी मैंने आपको बताया अभी तक कितने युद्ध हुए हैं। तो पहला युद्ध हुआ आपका 1767 से 69। इसको मैसूर जीता, क्योंकि मराठे और निजाम इसके साथ थे। मराठे और निजाम खिलाफत कर गए। तो 1780 से 84 प्यारे बच्चे, ये यहां पर युद्ध क्या रहा? बराबर बराबर रहा। यानी यहां तक की स्थिति आप कह सकते हैं कि ये जो मैसूर था मजबूत था, यहां पर मैसूर थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि युद्ध बराबर रहा, मराठा जीत नहीं पाया। और इसके बाद में प्यारे बच्चे क्या हुआ आपका? इसके बाद में क्या हुआ कि आपका तीसरा युद्ध हो गया 1790 से 1792। और 1792 में यहीं पर क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब? 1792। और 1784 में मंगलौर की संधि हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, 1792। तो दिक्कत? आगे आएंगे। हाँ देखो, संधि में बहुत सारी शर्तें हैं। अब अगर इसी संधि की बात करें, भैया संधि में क्या होता था, ऐसे तो हम बात करें कि श्रीरंगपट्टनम में इसको 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं। वो कभी तब पढ़ना जब बहुत विशेष तरीके से संपूर्ण इतिहास पढ़ पाओ और समय हो आपके पास, एटलीस्ट 1 वर्ष। ओके, 1792 गलत लिखा है, लिख दिया वो मैंने। 1792 बच्चू पटेल, अभिनय कुमार सिंह। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या बोलते? 50% ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया।
अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और बोलते हैं कि सोते हुए टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। क्या बोलेंगे? टीपू टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया, और शेर ए मैसूर कौन? टीपू सुल्तान वर्सेज इस चौथे युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वेलेजली था। ठीक है, और कहने की बात है टीपू सुल्तान की इसी युद्ध में मौत हो गई 1799। तो आंखें बंद करें, चारों युद्ध सोचे। 1700 क्या बोला मैंने? पहले युद्ध की अगर हम बात करते हैं 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, 84 में मंगलौर की संधि हुई। फिर आपका तीसरा क्या बोलोगे? 1790 से 92 भैया जी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक में है। चौथा 1799 फाइनली टीपू सुल्तान की मौत हो गई, और ये सारा क्षेत्र किसके अधीन हो गया आपका? क्या बोलेंगे? सारा क्षेत्र अधीन हो गया आपका किसके? प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार, अंग्रेजों के अधीन हो गया। आगे देखते। अब टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जाने। असली नाम मैं आपको बता चुका, फतेह अली। जन्म इसका 1705 में हुआ। जैकोबिन क्लब, जो फ्रांसीसियों का क्लब था, जैकोबिन क्लब फ्रांसीसियों का क्लब, यानी कि फ्रांसीसी नीतियों को यह अपनाता था। फ्रांसीसी नीतियों को इसने अपनाया है क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ये कहां पर लगवाया था इसने? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में, कि भाई हम ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। दुनिया का पहला मिसाइल मैन इसको कहा जाता है, यानी रॉकेट का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? रॉकेट बनाने के लिए आज भी लंदन संग्रहालय में इसकी टीपू की तलवार है 7.5 किलो की, और प्यारे बच्चे साथ में इसके द्वारा जो बनाए गए रॉकेट थे वो आज भी लंदन संग्रहालय में रखे हुए हैं। आधुनिक नेवी का जनक, क्या बोलोगे? आधुनिक नेवी का जनक इसको कहते हैं। और शायद टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में तो हमने सुना था कि वो उसको खरीदने के लिए एक बार माल्या गए थे, माल्या ने उसको खरीदा। कितनी कीमत थी उसकी? बहुत पुराना आर्टिकल है, शायद 20-21 करोड़ कीमत तब इसकी लगी थी। कोई दिक्कत? तो जन्म कब हुआ है इसका? 1750 में जन्म हुआ है, और मृत्यु इसकी हो गई 1799, यानी 49 वर्ष का जीवन है। क्या बोलोगे भैया? इसी को हम बोलते हैं शेर ए मैसूर, एक टाइगर को मारने के कारण। तो दिक्कत? तो कितने वर्षों का जीवन है इसका? 1750 से लेकर के 1799, यानी कि कुल 49 वर्षों का इसका जीवन। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अरे भैया स्वतंत्रता गलत लिखा हुआ है। कोई नहीं दोस्त, लिख लो तुम ठीक इसको। हाँ भाई, इतने मूर्ख बच्चू हो क्या तुम? जो कुछ प्रिंटिंग एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर, उसको तुम ठीक कर लिया करो। ठीक है, तो कहने की बात है ये टीपू सुल्तान से ये जीत चुके। तो यहां पर अंग्रेजी शासन हम लोगों को समझना होगा। जहां से मैं बोलूं कि आधुनिक में प्रश्न बनने में जैसे गांधी युग महत्वपूर्ण है, उसी तरह से अंग्रेजी युग महत्वपूर्ण है, और 50% प्रश्न इस क्लास से बन जाएंगे। जब तक हम प्यारे बच्चे आपका आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं क्लासेस से आपके बन जाएंगे। देखेंगे बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, क्या अंतर है ये समझेंगे। दरअसल में था क्या? देखो, पहले अंग्रेजों के पास क्या आया? अंग्रेजों के पास प्यारे बच्चे आपका सबसे पहले बंगाल का क्षेत्र इन्होंने जीता। तो बंगाल में इन्होंने बनाया आपका गवर्नर। क्या बनाया? बंगाल में इन्होंने गवर्नर बनाया। कहां पर? बंगाल। जैसे ही इनका क्षेत्र बढ़ा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक इनका क्षेत्र पहुंचा, तो इन्होंने इसी गवर्नर को बना दिया क्या? गवर्नर जनरल। क्या बोलोगे? गवर्नर जनरल। लेकिन कहां का बनाया? बंगाल क्षेत्र का ही, यानी पोस्ट बड़ी कर दी। क्या बढ़ा दी? कर दी, पोस्ट को बढ़ा दिया। बात को समझे? तो गवर्नर को ही गवर्नर जनरल इन्होंने कहा। ये कैसे कैसे हुआ? फिर इसी गवर्नर को ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे आपका, कि गवर्नर जनरल बना देंगे 1833 में बेंटिक को। जब बड़ा क्षेत्र इनका होगा तो फिर किसको बनाएंगे? फिर आपका भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे। गवर्नर जनरल ही रहेगा, लेकिन किसका बनेगा? वो भारत का बनेगा, बेंटिक बनेगा। और गवर्नर जनरल के बाद में 1857 जैसे ही विद्रोह होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को गालियां देगी ब्रिटेन की महारानी कि तुमसे शासन नहीं चलाया जा रहा है, और इनसे इनके अधिकार छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके क्या करेगी? अपनी तरफ से शासन अपने हाथों में लेकर के
वायसराय बनाएगी और वायसराय बनेगा 1858 में आपका कैनिंग। ये भी भारत का होगा। क्या होगा? ये भी भारत का होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर से गवर्नर जनरल बनेगा भारत की आजादी के समय। ठीक है, शुरू करें। देखेंगे ध्यान से। भैया जी, राजा के करीबी क्या बोलेंगे? हमारे इस देश की चीजों को इंग्लैंड में क्यों रखा गया है? तुम्हारे बस के, तुम ले आओ जाके, बनो तुम देश के प्रधानमंत्री, और इतने सशक्त प्रधानमंत्री बनो कि छीन के युद्ध करके ले आना एक दिन। बेटा, जब उनका राज था, कंट्रोल उनको दे दिया, हमारे जो पूर्वज थे, वो सब इकट्ठे नहीं थे, राज कर गई, बाहर की ताकत है तो वो तो लेके जाती। चलो भाई, तुम्हारे घर में कोई डकैती डालेगा बाहर आकर के, तो सामान तुम्हारे पास थोड़ी रखेगा, अपने घर ले जाएगा वो। ठीक है, आगे। और ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। और हाथ जोड़ करके एक विनती हर एक बच्चे से करता हूं, और स्पेशली अभी इस बच्चे से कर रहा हूं जो अभी लिख रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि किताबों में है सर जी, आपकी किताबों में है। ठीक है, किताबों में, हमारे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। भगवान उसको हम कहते हैं, भगवान की परिभाषा है, लॉर्ड की परिभाषा है कि भगवान उसको कहा जाता है जो बदले में कुछ नहीं चाहता। जैसे मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि हम भी तुमसे बदले में कुछ चाहते हैं, तो हम भगवान नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं है जो बदले में कुछ चाहता है। भगवान तो मतलब देखते हैं व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके साथ हो जाते हैं। वो ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि बदले में कुछ मिले। तो प्लीज इनके नाम के साथ में लॉर्ड मत लगाओ। और तुम इनको दिल से लॉर्ड बनाते हो तो प्लीज इनका एक फोटो भगवान जी के साथ अपने जो पूजा का आला है उसमें रखो। फिर इतनी इज्जत इनको दो अगर मानते ही हो। बहुत सारे चमचे होते, कहते हैं जी लॉर्ड लगाने में क्या दिक्कत है। तो ये दिल की भावना है, तुम में से कोई लगाना चाहता है, मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ ये प्लीज मत लगा। ठीक है, आगे आएंगे। बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। जैसे ही इन्होंने बंगाल पर आपका काबू किया, बंगाल का मैंने बोला गवर्नर ही क्या बनेगा? गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल बना हेस्टिंग्स। इसके लिए आया प्यारे बच्चे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस नियम से इसको बनाया गया। तो कौन सा अधिनियम आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मिलाया गया था। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखो बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का। तो पोस्ट बढ़ रही है। ये कौन बना? बेंटिक बना। बेंटिक बना 1833 के अधिनियम से। ठीक है, 1833 के अधिनियम से। हाँ मुझे पता, हमारी येलो बुक में भी लिखा हुआ, मैंने बच्चों से बोला था उस पर काला पेन चला देना। और ये मुहिम मैंने 1.5 साल पहले चलाई थी। बच्चों ने भेजे मेरे पास फोटो, भैया ये देखो लॉर्ड लिख करके इसको काला करके तुम्हें दे दिया है हमने। हटा दो यार, प्रिंटिंग प्रेस है, जो टीम है, टीम को नहीं पता। हम तो ये मानेंगे कि जो बुक टीम काम कर रही है उसको कई बार ये इनपुट दे दिया है, लेकिन वो हर बार भूल जाते हैं। वैसा तो है नहीं सारी किताबों को मैं देख लूँ और सारी किताबों में से कट करके भेज दूँ, क्योंकि कहीं भी कंटेंट जो होता है वो मैक्सिमम मार्केट में कॉपी पेस्ट होता है। सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आयोग लगाता है। और मैंने देखा एसएससी 2018 के क्वेश्चन, 2018 में कोई ऐसा क्रांतिवीर बैठ गया, उसने किसी प्रश्न में नहीं लगा रखा लॉर्ड। मैंने कहा यार ये गजब आदमी। लेकिन फिर 19 20 21 एसएससी पूछी, फिर से कोई ऐसा बैठ गया एग्जामिनर, उसने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, आप क्या लगाएंगे भैया? मैं इनके नाम के आगे डॉग लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या बोलोगे? भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय बनेगा 1858 के अधिनियम से, क्योंकि 1857 की क्रांति भारत में फूटेगी और अंग्रेजी शासन को एक टक्कर देंगे। एक टक्कर देंगे। भैया एडवोकेट जज को लॉर्ड बोलते नहीं, कोर्ट से खत्म हो चुका है, कोर्ट से खत्म हो चुका है। चलो अगर एडवोकेट बोल भी दे जज को, तो वो एक सीनियरिटी है। हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश के व्यक्ति को बोल रहा है, लुटेरे को तो नहीं बोल रहा। वो एक न्यायपालिका, एक न्याय का प्रतीक है। न्याय मीन्स भगवान, जस्टिस मीन्स गॉड। वो वैसे कोर्ट से भी अब खत्म है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो 1858 में वायसराय कौन बना? कैनिंग बना।
कैनिंग के बाद में स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की आजादी के समय बनाया गया गवर्नर जनरल माउंटबेटन को, यानी फिर से गवर्नर जनरल पोस्ट आ गई। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन बना ये? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय। तो कैसे बोलते हैं? रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ऐसे याद करते हो तुम। रॉबर्ट यानी रॉबर्ट क्लाइव, है से हेस्टिंग, और विलियम बेंटिक है, ये क्या नाम है इसका? विलियम बेंटिक। रॉबर्ट है विलियम, की से कैनिंग, मो से माउंटबेटन, और सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आगे आ जाओ। तो सबसे पहले तो बंगाल क्षेत्र इनके अधीन हुआ, तो बंगाल से प्यारे बच्चे हम आगे सोलेंगे। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जो सबसे पहले बना वो बना चोर रॉबर्ट क्लाइव। क्या बनता है? कौन बना? चोर रॉबर्ट क्लाइव बना। तो कैसे बना? और इसने भारत को इतना लूटा, इतना लूटा इसने भारत को, कंपनी के द्वारा नहीं, खुद पर्सनली भी लूटा इसने भारत को। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 65 से 67 कार्यकाल, जब एक दो बार बोलोगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है। चलो, पायल चौधरी जी को ब्लॉक करो, कोर्स डिसेबल करो इनका। तो कोर्स डिसेबल करने का कारण है, कह रहे सर आपको गलत कमेंट बहुत जल्दी दिख जाती है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ वो नहीं दिख रहा। अब दिखा लेना, क्या दिखाओगे? तुम्हें प्यार की बातें समझ में नहीं आती, हम कहते चुपचाप सुनते रहो। बताओ हमने कौन सी गलत कमेंट पढ़ ली? चलो रहने दो, इनको परीक्षा देने दो। डिसेबल नहीं करना, डरना मत, मैं ऐसे डराता हूँ। मैं इनसे भी कह देता हूँ, मैंने कहा किसी को किया मत करो, मैं ऐसे बोल देता हूँ। तो कभी आप परेशान हो जाओ तो परेशान नहीं होना है ना। बाकी बेटा सुनते रहा करो तुम मेरी बात को, और नहीं तो हवाई जहाज बना दूंगा मैं तुम्हारा। आज तुम ऑफलाइन में मेरे सामने होते, और जो तुम कुछ भी बोल देते हो ना, जैसे ऐसे मैं गर्दन घुमाता था ना ऑफलाइन में, ऐसे घुमाते हुए ऐसे पढ़ाता था, तो ऐसे बैठे रहते थे बच्चे, ऐसे ऐसे पढ़ते थे ऐसे। उन्हें ये कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भैया। ठीक है। आएंगे आगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, 1765 से 67। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 आपसे पूछेगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कौन था आपका? वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव था 1757 में। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा, प्लासी का युद्ध जब बंगाल के नवाब में आपको पढ़ाऊंगा, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ। और किससे खिलाफ लड़े ये लोग? ये लोग लड़े सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला ने थोड़ी रेल नहीं बनाई इन अंग्रेजों की, बहुत भगाया है इनको, बहुत मारा है इनको सिराजुद्दौला ने, दौड़ा दौड़ा करके। लेकिन कहते हैं कि भाई अपने ही लोगों ने बगावत की है हमेशा से, सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके ही अपने लोग हो गए। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध का मतलब क्या होता है? डुअल, दो तरह का। तो एक तो अंग्रेजों के अधीन आ गया, इंग्लिश शासन के, और साथ में इन्होंने बोला कि शासन तो हम करेंगे, लेकिन जो टैक्स की वसूली करेगा वो बंगाल का नवाब करेगा। तो बंगाल के नवाब को पहले अपने कंट्रोल में लेंगे और बोलेंगे पैसा तू वसूलेगा, राजा हम हैं। तो दो तरह का शासन हो गया। ब्रिटेन जाकर के कौन से बंगाल के गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी? 1774 में लटक गया एज ए पंखे से, क्योंकि किसी ने कहा है जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा भी गड़बड़ कर देता है। वही हुआ जब ये यहां से गया तो 45,000 पाउंड की इसकी पेंशन थी उस टाइम पर, बड़ी धनराशि थी। तो जब ये संसद में भाग लेता तो इसके ऊपर कटाक्ष किया जाता, क्योंकि लोग तो ईर्ष्या करते हैं। तुम अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, मैक्सिमम। और ये नियम है प्रकृति का, ये समझ लो तुम। जो धनाढ्य होता है, जो जैसे ही कामयाब होता है उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं।
अब तुम ये समझ लो ये कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन पैसा बहुत अच्छा खासा लेकर के गया। तो 1774 में जब इसने आत्महत्या की तो अपने करीबी लोगों की वजह से की, संसद के कटाक्ष की वजह से की, लोगों ने कटाक्ष किया, ये व्यक्ति भारत का अत्याचारा है, इसने भारतीयों को लूटा है। मतलब क्योंकि वो लूट नहीं पाए, ये लूट करके गया, तो इसको ताने कसे गए। और उन्हीं ताने कसने में क्या हो गया, एक दिन ये लटक गया, बोले इस दुनिया को बाय बाय कर देते हैं। समझ रहे हैं? आएंगे ध्यान से। बोलो भाई फिर आता है हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल को क्या बोलते हैं? ब्लैक हॉल की घटना अपनी किताब में इसने लिखी। ब्लैक हॉल भारत के इतिहास की एक चर्चित घटना है। दरअसल में मैंने बताया सिराजुद्दौला इस समय है। तो यहां पर 20 जून 1756 को प्यारे बच्चे हुई थी ब्लैक हॉल की घटना। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस ब्लैक हॉल की घटना में दरअसल में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला ने देखा अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, बोला बेटा इधर आओ सारे। आक्रमण करके एक 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 लोगों को, अंग्रेजों को बंद कर दिया, और उसमें से 23 जिंदा बचे। सुबह तक कितने जिंदा बचे? 23 जिंदा बचे बस। घोर अत्याचार। सारे अंग्रेज एक छोटे से कमरे में भर दिए, एक के ऊपर एक डाल दिए। बात समझेंगे? तो ब्लैक होल की घटना अपनी किताब में बताई इसने। किसने? सिराजुद्दौला ने घटित की अंग्रेजों को। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि ब्लैक होल ने इस घटना को झूठा बताया है, षड्यंत्र बताया है, ताकि सिराजुद्दौला की एक नेगेटिव छवि उस समय के अंग्रेजी शासन में और इसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हो सके। काफी इसके बारे में मत है कि ऐसी घटना नहीं घटी थी कोई। वेंसी टार्ट 1760 से 65, और जिसका कार्यकाल मैं बताऊं बहुत महत्वपूर्ण है, उसका याद रखना हमेशा। देखो वेंसी टार्ट का प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, 22 अक्टूबर 1764 में, आपको बताऊंगा। 3 पार्टी रहेंगी इसमें। अवध का नवाब सजाउद्दौला रहेगा, बंगाल की तरफ से मीर कासिम रहेगा, और जो आपका दिल्ली में नवाब था, कौन? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल जाएंगे आकर के, बोलेंगे अंग्रेजों से लड़ेंगे। लेकिन जीतेगा कौन? इसको अंग्रेज ही जीतेंगे। तो ये बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ? ये वेंसी टार्ट के समय हुआ। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत इस बात में? कार्टियर कार्टियर के समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल घटना बहुत इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे चलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत पूछा जाता है। 1772 से 73 रहा, और इस समय पर क्या हो गया? ये अंतिम गवर्नर है। अंतिम गवर्नर का क्या मतलब है भैया? क्योंकि भैया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, और अब तक ये गवर्नर था। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया? आप लोगों ने पॉलिटी में अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ोगे, कि रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। जो उड़ीसा है, मद्रास है, वो इसी के अधीन अब आएंगे। तो इसको क्या, इसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इसके बाद में तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? आपका हेस्टिंग्स बनता है। और क्योंकि 1772 में ये क्या था? बंगाल का गवर्नर था। 73 में इसको बनाया गया गवर्नर जनरल। तो इसका कार्यकाल रहा फिर 73 से 85 तक, इसके गवर्नर जनरल के तौर पर। ठीक है भैया। हेक्टर मुनरो कौन है? हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से एक लीडर था, सेना नायक था। हेक्टर मुनरो बताएंगे जब बंगाल के नवाब पढ़ाएंगे। ठीक है अमितेश चौधरी जी। बंगाल में द्वैध शासन किसने खत्म किया? तो देखो द्वैध मतलब दो, कलाई कितनी होती है हमारे? दो। तो याद रख लेना, कलाइव ने तो इसको शुरू किया था द्वैध शासन को। और प्यारे बच्चे द्वैध शासन खत्म किसने किया? वो हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, 1784 में। अब ये कार्यकाल आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। 1773 से 85 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बंगाल में क्या बोलोगे? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। किसके समय? हेस्टिंग्स के समय। ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है विलियम जोन्स, एक
दरअसल में वकील था शुरुआत में, फिर जज बन करके भारत में आया। इसने एक बात समझ ली कि भारत के पास जो है वो ज्ञान है और सारे ज्ञान का मूल्य हिंदुस्तान में। तो इसने क्या कहा कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है, जब मैं आपको वहां कालिदास जी के बारे में बता रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो इसने बोला कि जितना भी साहित्य है इसको कन्वर्ट करो, और इसके लिए इसने टीम बैठाई, और यही काम था एशियाटिक सोसाइटी का। क्या किया एशियाटिक सोसाइटी ने? भारत के जितने ग्रंथ थे उनको सबको कन्वर्ट करना शुरू किया, किसमें? ट्रांसलेट करना शुरू किया आपका अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट। संस्कृत महाविद्यालय 1782 में स्थापना हुई, किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। तो 82 में भी कौन है? हेस्टिंग्स है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर इसके निर्माता हैं। इसके द्वारा कंपनी में द्वैध शासन लगेगा, कंपनी में डायरकी लागू हो जाएगी। कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 बोर्ड बन जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए बनेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो आपका राजनीतिक मामलों के लिए बनेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स 6 सदस्य है, वो आप पॉलिटी में पढ़ोगे। तो एक कंपनी में द्वैध शासन किस अधिनियम से लगा था? वो पिट्स इंडिया एक्ट से लगा था। किसके समय आया? आपका 1784, आप कहेंगे हेस्टिंग्स के समय। बंगाल गजट, क्या बोलते हैं? बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार इसको बोलते हैं। एक व्यक्ति था जिसने इसको प्रकाशित किया, जेम्स ए हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की जिसको हम कहते हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जॉन मैकफरसन, क्या बोलोगे? ये आगे आपका एक और चोर, चोर मैकफरसन, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर प्यारे बच्चे देखो, एक व्यक्ति के आगे चोर नहीं बोलेंगे, वो उसने काफी कुछ किया उस समय, अच्छे सुधार उसने किए। वो रिपन है अकेला, भारतीय समाज का उद्धारक जिसको कहा गया, उसने काफी चीजें ठीक की हैं, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। ठीक है, कार्नवालिस 1786 से 93 और 1805। अफजल बहुत बढ़िया दोस्त। कार्नवालिस 1786 से 93 और 1805 2 बार बना है। कितनी बार बना है? 2 बार। पहले रहा 86 से 93, फिर 1805। तो बहुत बार पूछा गया है कार्नवालिस दूसरी बार गवर्नर जनरल कब बन करके आया। और कार्नवालिस को नागरिक सेवा यानी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा आईपीएस, पुलिस सेवा का जन्मदाता हम कहते हैं। इसी के समय प्यारे बच्चे, जो जानते हो ना आप, चौकी होती है ना, पुलिस चौकी पर इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर बनाए गए, वो इसी के द्वारा बनाई गई प्रथा थी, इसी ने शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया 1793 में, 1793 में, 1793 में। और प्यारे बच्चे, इसी की समाधि है कहां पर? गाजीपुर, यूपी में। स्थायी बंदोबस्त क्या है भैया? ये जमीन के लिए था। इसने बोला जितनी किसानों से वसूली होगी उसका 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी, और 10% जो वसूली करने वाले ये ठेकेदार हैं, जमींदार हैं, इनको मिलेगा। जो ठेकेदार थे, ठेकेदार भी होते थे भैया वसूली के लिए। हाँ, क्योंकि जब हेस्टिंग्स था ना 1772 में, हेस्टिंग्स ने एक प्रथा चलाई थी, ये नोट कर लेना जो बच्चे नहीं जानते। हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा चलाई। क्या चलाई? इजारेदारी प्रथा। और इजारेदारी प्रथा में क्या होता था कि 5 वर्ष के लिए बोली लगती थी, 5 वर्ष ठेका दिया जाता था। बोलते थे गांव में तुम मुख्य आदमी हो, हाँ हम तुमको इस गांव का ठेका देंगे, बोली लगाओ कितने में तुम इस गांव का ठेका लोगे। उसने बोल दिया मैं जी 1000 रुपए दूंगा। एक ने बोला जी इस गांव की वसूली का अधिकार मुझे दो, मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपए दूंगा। तो ऐसे बोली लगती थी, और ये ठेका दिया जाता था इस ठेकेदार को, जमींदार को, प्रमुख व्यक्ति को 5 वर्ष का।
किसानों से वसूलने के लिए। अच्छा, बाद में इन्होंने देखा कि 5 वर्ष तक तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, ठेकेदार ही मजबूत हो जाता है, हिसाब की इतनी पहले ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, तो फिर इसको 1770 में 1 साल भी कर दिया गया था। 1777 में इसको 1 वर्ष कर दिया गया। तो वही प्रथा चली आ रही थी। इसने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया और बोला 90% ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, बोली बोली सब खत्म, जितनी वसूली होगी, और 10% ठेकेदार का रहेगा। अब ठेकेदार सोचेगा ना कि अगर 100 रुपए की वसूली करेगा तो भैया ठेकेदार को 10 रुपए मिलेंगे, तो ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा वसूली करने की कोशिश करेगा, और लोगों की, हमारे भारतीय किसानों की फिर क्या करेगा, खाल खींचेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं। इसकी समाधि यूपी में ही है, जैसे राजा राम मोहन राय जी की ब्रिटेन में समाधि है, तो ये यहां एक्सपायर हो गया, इसकी समाधि यहां पर है। ठीक है, आगे फिर आता है आपका चोर शोर जॉन शोर। क्या बोलोगे? 1793 में 98 हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलेजली बहुत इंपॉर्टेंट। हस्तक्षेप, उसने बोला कि मतलब जो शासन कर रहे हैं उनको शासन करने दो, जैसे चल रहा है। हस्तक्षेप यानी हम किसी के बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे जाकर के। वेलेजली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कार्यकाल याद रखेंगे, कई जगह 1799 लिखा मिलता है, वो गलत है। ठीक है, सहायक संधि को अपनाया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सहायक संधि को अपनाया गया। भैया किसान को क्या मिलता था? भैया किसान अपनी जमीन पर लगान देता था, लगान देने के बाद जो था वो किसान का था। ये तो वो टैक्स है, टोटल जो वसूली हुई है उसमें से 90% और 10% बांट रहे हैं। किसान के पास तो अपना है, जो राजस्व की दरें उसने दे दी उसमें से ये बटा है, टैक्स जो उसने दिया। अच्छा, सहायक संधि क्या थी? ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? वेलेजली ने, देखो राजा लड़ते थे या नहीं लड़ते थे आपस में? ये वाला राजा इस वाले राजा से लड़ रहा था, ये इससे लड़ रहा था। वेलेजली ने चाल चली, बोला जी तुम पर जो आक्रमण होता है ना, उसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। सेना भेज दी इस वाले राजा के पास में। सेना गई, राजा तो बड़ा खुश है, भाई किसी को अगर अतिरिक्त शक्ति मिले वो तो खुश ही होगा। तो राजा बड़े खुश हुए थे संधि से शुरुआत में, लेकिन इसने सेना इतनी ज्यादा भेजी फिर यहां पर, और फिर इन राजाओं से बोला भैया पैसा तो दो, सेना का खर्च तो तुमको ही उठाना है। अब इनका जब जैसे ही खर्च नहीं उठा पाए, क्योंकि सेना बड़ी तादाद में भेजता था, अब खर्च नहीं उठा पाए तो बोले अब तो राज्य देना होगा। तो इसने इस तरह से लोगों को फंसाया है। लेकिन ये संधि शुरू किसने की थी? सहायक संधि के प्यारे बच्चे जो जनक हैं वो डुप्ले है। अब एक बार बोलो, डुप्ले को जानते हो? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया, पांडिचेरी का गवर्नर बन के 1741 में आया था। 1754 में मैंने आपको बताया था कारण क्या था, फ्रांसीसी कंपनी ने आरोप लगाए कि ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो 1754 में इसको वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक संधि में किसको इसने हड़पा? हैदराबाद को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुज, मैसूर और तंजौर, तंजौर है तमिलनाडु में, मैसूर कर्नाटक, 1799, क्योंकि यहां टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी थी, इसको हड़प लिया इसने। अवध को 1801 में इसने, अवध अयोध्या वाला क्षेत्र 1801। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हैदराबाद है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पेशवा जो महाराष्ट्र के थे आपका 1803 में इसने क्या कर लिया? 1803 याद करो कि जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1803 से 6, तो जो पेशवाई वाला क्षेत्र था उसको इसने हड़प लिया। सिंधिया वाला जो क्षेत्र था इसको 1804 में, सिंधिया जानते हो ना, सिंधिया भोसले, मैंने सब बताए थे नाना फडणवीस की मौत के बाद किस तरह से ये बट गए थे। प्रशांत तिवारी जी, प्यारे बच्चे, आपका प्यार है, हमेशा इसके लिए आभार, ऑलवेज। बंगाल का शेर खुद को कौन कहता था? वेलेजली कहता था। खुद को क्या बोलता था? बोलेंगे खुद का क्या कहता था? ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। भैया लॉर्ड की जगह कुत्ता लिख के आपको भेजूंगा स्टोरी भेज देना भाई, मुझे खुशी होगी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 किसके समय पर हुई है? किसके समय पर हुई बोलो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? सन 1800 में हुई है। और कौन है इस समय? वेलेजली है। ये देखो कार्न वालिस, सॉरी वालिप्स लिखा हुआ, वालिस मैंने बोला ना, ये 2 बार आया, 1786 से 93 और आपका 1805 में दोबारा आया था, कुछ दिन के लिए था। बार्लो 1805 से 1807, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ना भी मत। मिंटो प्रथम, पढ़ना मत, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मार्बिल हेस्टिंग्स, अभी आया था एक आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये है मार्बिल हेस्टिंग्स। 1820 में इसी के काल में मद्रास का एक गवर्नर था, क्योंकि देखो बंगाल के अधीन थे ये सब लोग। किसके अधीन थे? बंगाल के अधीन थे। आपका मद्रास भी, उड़ीसा भी, ये किसके अधीन थे? बिहार वाला क्षेत्र भी सब बंगाल के अधीन थे। 1820 में मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? अभी मैंने बताया कि टैक्स वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए कौन था? तो लगान वसूलने के लिए थे ठेकेदार। तो इन्होंने देखा यार ठेकेदार ये घोटाला करते हैं, तो मद्रास में इस थॉमस मुंडो ने, इनके साथ एक कैप्टन रीड भी था, इन्होंने क्या किया आपका कि सीधे किसानों को जमीन का मालिक कहा। अब तक किसान को जमीन का मालिक भी नहीं माना जाता था, कैसे जमीन तुम्हारी है ही नहीं, ये तो तुम्हारा जन्म हो गया एकदम से यहां पर इस घर में और बस तुम इसको जोत बो रहे हो। तो इसने बोला सीधे किसान को मालिक बनाया और बोले अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगी, सीधे किसानों से, जो किसान है उनसे टैक्स लेगी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी? ये आपका थॉमस मुनरो, और कंप्लीटली ये मद्रास में शुरू हुई। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी आपका अगर बात करें तो 1792 में, 1792, लेकिन मद्रास के कुछ हिस्सों में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी में सूर्यास्त का सिद्धांत लागू हुआ। सूर्यास्त का सिद्धांत ये आपका कई जगह लागू हुआ है, ये स्थायी बंदोबस्त में भी लागू था। इसमें क्या था कि जो टैक्स था, जो टैक्स था वो शाम को, जो तारीख फिक्स हो जाती थी उस तारीख की शाम तक देना होगा। अगर सूर्य डूब गया, अगर सूर्य अस्त हो गया, सूर्य डूब गया, तो फिर क्या होगा? जो किसान था फिर उससे लिया जाता था 1/3, 1/3 हिस्सा उसका ये ले लेते थे। बबलू कभी नहीं मेरे दोस्त, कह रहा भैया हमसे नाराज हो क्या? मेरे दोस्त नहीं हो सकता। देखो तुम बड़े समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे समझते हुए तुम बड़े बोलते नहीं नटखट हो जाते हो, क्योंकि हजारों बच्चे सब कुछ ना कुछ लिखते हैं, सबका संभव नहीं है दोस्त। एक पूछ रहा सर जी सनी पांडे आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? और मजा आता होगा है घर बैठे बैठे। कोई नहीं, इतनी मस्ती चलती है, करते रहो, मेरा क्या है। ठीक है, 1818 में प्यारे बच्चे पेशवा पद क्या हो गया? खत्म हो गया, जानते हो ना। अब पेशवा पद मुझे बताओ कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से खत्म हुआ था? भैया आपकी कपड़ों की दुकान है, नहीं तुम्हारे पैसे के हैं भैया। तुम पैसे देते हो तो हम कपड़े पहन पाते हैं, खुश होया करो। ऐसे कभी भी दिखे ना कुछ नया तो बोला करो कि हमारे पैसे का है, और ये गिफ्ट है, ये समझो तुम्हारी तरफ से ये गिफ्ट है। और मैं तो यही मानता हूँ, तुम में से किसी एक का, जैसे आप लिखा हुआ नाम पुनीत कुमार, तो आज हमने मान लिया पुनीत कुमार की तरफ से। चलो, एम हर्स्ट बिल्कुल मत पढ़ना, 1823 से 28 नहीं पूछा जाएगा आपसे। पेंटिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। पेंटिक है, हमारे अन्नदाता तुम हो। तुम कहते हो ना हाथ मत जोड़ो, मैं कहता हूं कि भैया आप ही की वजह से सब कुछ है, आप ही की वजह से हम कपड़े पहन पाते हैं, आप ही की वजह से
हमारा घर चल रहा है सब कुछ आप ही की वजह से। उसी उम्मीद के साथ हम ये पढ़ाते हैं आपको कि हमारी वजह से कल आपका घर चले। आप मेहनत करो और कल आपका घर चले, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आप सबका हमें मिल जाता है, हम सबका आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार किसी ना किसी वजह से मान के चलो असफल हो जाते हैं, तो उनका एक कर्ज हमारे ऊपर रह जाता है। जो बच्चे सफल हो जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो एक कर्ज उतरा है किसी ना किसी रूप में। इसीलिए हम उन बच्चों से जो सेलेक्ट हो गए उनसे हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि आप सोसाइटी की हेल्प करें किसी ना किसी तरीके से, जब आप सेलेक्ट हो जाएं। तो शायद ये चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रहती हैं। तो क्या बोलोगे? फिर विलियम बेंटिक आया, इसने सती प्रथा का अंत किया 1829 में, और भारत के लोग भड़क गए। बोले ऐसे कैसे सती प्रथा को खत्म कर सकते हो? क्योंकि जब पति एक्सपायर हो जाता था तो पति की प्यारे बच्चे चिता पर ये जिंदी स्त्री को बैठा देते थे, भारतीय। और जब इसने खत्म किया तो इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने यह प्रथा शुरू की तो विरोध किया। बोले राजा राम मोहन राय पागल आदमी, हिंदुस्तान में कहां से आ गया? ये वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान को पुनर्जागृत किया है, इस सोए भारत को इसने जगाया है। इसको लोग पागल कहते हैं। बोले ये अंग्रेजों का एजेंट है, पागल है, देवी देवता नाराज हो जाएंगे। नहीं तो भगवान शिव जी साक्षात किसी से आके कह के गए हो तो तुम्हें सबको अपनी पत्नी जो है ये जलानी है। उन्होंने वो नहीं देखा सती का क्या कॉन्सेप्ट है, बस फॉलो कर लिया। ठगी प्रथा का अंत। ऐसे ही विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी कह रहे लड़कियों को पढ़ाओ, तो लोग कह रहे ईश्वरचंद विद्यासागर पागल है। बताओ, लड़कियों को पढ़ाने की बात करता है। उन्होंने बोला विधवा की फिर से शादी होनी चाहिए, लोगों ने बोला बहुत बड़ा पागल है भाई। तो जो ये महान व्यक्ति हैं, एकदम से परिवर्तन नहीं होता। तुम कुछ करना चाह रहे होगे ना बेहतर, तुमको तुम्हारे घर के पकड़ लेंगे, बोलेंगे तुझ पे ठेका है, तू ठेकेदार है। अभी तुम 4 साल तैयारी कर लो, 4 साल सिलेक्शन मत होना, और सबके रूप तुम्हारे सामने आ जाएंगे। बोले नौकरी क्यों नहीं करता जाके जब तेरे बस की नहीं है? मतलब तुम्हारा पोटेंशियल उन्होंने कभी देखा नहीं, तुम्हारे बारे में वो जानते नहीं कि तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी है। बोले तेरे बस की नहीं है, तो मतलब ये जो टैग मिलता है कि तू नहीं कर सकता, और आप फिर यहां पर 5वें साल सफल हो जाते हो। फिर सब तुम्हारी शकल देख रहे हैं ऐसे, कैसे बोलते हैं फिर, नहीं लड़का ठीक था, बड़ा मेहनती था। तो तुम उस गर्दन पकड़ना, ऐसे बोलना कि मैं मेहनती था, तुम्हें कैसे पता भैया? तो ये लड़ाई लड़ी यहां पर इन्होंने। ठगी प्रथा का अंत किया, कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया कि ये जो ठग लोग हैं इनको खत्म करो। 21 दिन में डबल वाले हैं ये, 21 दिन में दुगना। शिशु वध पर रोक लगाई, शिशु वध स्पेशली कि लड़कियां हुई और पटक के मार दी, और तुम इस समाज से लड़ना नहीं चाहती, तुमको पटक के मार दिया। और शुक्रगुजार रहना इन अपनी फैमिली की कि ऐसे घर में तुमने जन्म लिया है कि तुम ये पढ़ पा रही हो फोन पे। हाथ जोड़ना, आपके घर वाले ये देवी देवता है जो तुमको पढ़ाने का ही सौभाग्य दे रहे हैं। ऐसे भी हिंदुस्तान में घर हैं जो लड़की को पढ़ा नहीं सकते आज भी। और लड़की पढ़ेगी तो फिर तो चल गया काम। लड़कियों को जन्म से मारा गया, ये वास्तविकता थी। और क्या बोलोगे, इस पर रोक किसने लगाई? बेंटिक ने लगाई। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया? बेंटिक ने बनाया। दरअसल में बेंटिक के समय प्यारे बच्चे कौन है, ये मैकाले आया। मैकाले ने भाषण दिया है अंग्रेजी संसद में। मैकाले बोला कि मैं पूरे भारत को घूम चुका हूं, और मैं भारतीयों को घूम करके सिर्फ एक बात समझाऊं कि इनको हम हरा नहीं सकते, इनको तो कमतर घोषित कर दो, इनके अंदर कमतरी का भाव भर दो, इनके ऊपर अंग्रेजी शिक्षा थोप दो, ये खुद को कमजोर समझने लग जाएंगे। आज होते हैं तुम्हारे सामने बटर पटर चटर पटर पटर चटर, कोई अंग्रेजी बोल जाए ऐसे लगातार, तुम सोचो अरे भैया आज कहां फंस गए। आता है भाव नहीं।
बहुत कम लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये बात भी कह पाए कि मैं आपकी बात समझा नहीं हूं, आप प्लीज मुझे इसे हिंदी में बताओ। हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, तभी शायद हिंदी का भी सम्मान होगा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना कॉन्फिडेंस क्यों छोड़ रहे हैं भाई? आप बोलो ना उतनी कॉन्फिडेंस से हिंदी में, शुद्ध हिंदी बोल दो एकदम से, विशुद्ध उच्चारण। तो इसने, मैकाले ने बोला कि अंग्रेजी थोप दो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, हीन भावना से ये घिर जाएंगे। और ऐसा होता है आज भी। तो मैं तो आप लोगों से अपील करूंगा, जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी भी नहीं है या कैसी भी नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी है, तो हीन भावना के शिकार नहीं होना। ठीक है। पहले विधि आयोग का गठन, विधि आयोग मतलब एक आपका लॉ कमीशन बना, और उसका अध्यक्ष भी कौन बना? मैकाले। और यही विधि आयोग है प्यारे बच्चे। मैं YouTube पर आपके लिए कुछ क्लास लेकर के आऊंगा थोड़ा, जिसमें मैं आपको एक्ट, अधिनियम और आईपीसी की कुछ धाराएं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वर्ष आप देखोगे आईपीसी की कुछ धाराएं पूछी गई हैं। तो भैया हमको वकील बनाएंगे क्या? ये भैया पूछ सकते हैं। तो पहले विधि आयोग का गठन अध्यक्ष मैकाले थे, और इसी विधि आयोग का आधार बनाकर के हमारी दो संहिताएं 1860, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ, और दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम बोलते हैं, वो 1973 का जो लागू हुआ 1974 में। तो वो दोनों इसी का आधार बनी, दंड संहिता, जिसमें दंड लिखे हुए हैं कि आप किसी की हत्या का प्रयास करेंगे तो ये होगा, आप किसी के वध का प्रयास करेंगे तो ये होगा, मानव हत्या करेंगे तो ये होगा, ठगी के लिए ये है, ये सब। ठीक है। और कल से हम पढ़ेंगे मैटकॉफ से। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, और इसी में बहुत कुछ, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक है। और जस्ट अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पर इधर उधर अपना समय खर्च कर रहा है तो प्लीज मत करना। मैंने बोला ना, आप बहुत ज्यादा इतिहास पर समय अगर खर्च करोगे तो इतिहास पर समय तब खर्च करना जब आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि इतिहास पर बहुत ज्यादा टाइम करोगे तो जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा वो आपसे तब भी नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपना समय वहां खर्च करें जहां श्योरिटी ज्यादा। इसलिए मैं भी, आप लोग देख रहे होगे, मैं भी आपको वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें करा रहा हूँ। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।